Okay, so hello students, let us start our carbon and boron family. So in the previous lecture we did up to orthoboric acid and today we will be starting it from borax. तो अगेन यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी नहीं होंगी जो बहुत कॉन्सेप्चुअल और पढ़ाने वाली बातें हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पोर्शन ऐसा है जो आपको खुद से पढ़ के याद करना है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो बोरेक्स की बात करा जाए तो बोरेक्स का फॉर्मूला स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। प्रिपरेशन देख लीजिएगा। कोलेमेनाइट से अगेन इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज किया जाता है। फ्यूज करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बोरेक्स बनता है एंड सोडियम मेटाबोरेट बनता है। इसके बाद जो आपका फिल्ट्रेट आया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, उस फिल्ट्रेट को थोड़ा ठंडा करते हैं। ठंडा करने पे ये जो आपका बोरैक्स है Na2B4O7 वो सेपरेट आउट हो जाता है। लेकिन अभी भी जो आपका मदर लिकर है उसमें NaBO2 बचा हुआ है, फिल्ट्रेट में NaBO2 बचा हुआ है। तो एक काम किया जाता है, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर जो सोडियम मेटाबोरेट है ये बोरैक्स में कन्वर्ट हो जाता है अलोंग विथ अ बाई प्रोडक्ट दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए, ठीक है। बस वही रिएक्शंस लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। देन ऑर्थोबोरिक एसिड से भी बनाया जा सकता है। अब इस बात को आप थोड़ा समझिएगा कि ये जो B4O7 है ना, H2B4O7 भी बोल सकते हो आप इसको, ये B4O7 2- एक्चुअली में H3BO3 का ही एक तरह का पायरो एसिड है, उसी का एक तरह का पायरो एसिड है। लेकिन पायरो में जब आप नॉर्मली पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि 2H3BO3 से या फिर 2H2SO4 से एक वाटर निकाले और पायरो सल्फ्यूरिक बन गया। लेकिन H3BO3 के केस में थोड़ी बात अलग है। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स H3BO3 के लिए जाते हैं और उसमें 5 मॉलिक्यूल्स पानी के निकाले जाते हैं, तब जाकर आपको बनता है H2B4O7। इसको पायरो ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो 4 में से 5 निकाल के, तो जब भी आप इसका सॉल्ट बनाइए ना, तो ज्यादातर केसेस में जब आप इसका सॉल्ट बनाते हो तो सॉल्ट इसका इस एसिड के थ्रू फॉर्म होता है, B4O7 2- और Na+, कुछ इस तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। और ये अगेन आपका बोरैक्स है, ये अगेन आपका बोरैक्स है। तो देखो यहां पर भी वही हो रहा है कुछ। H3BO3 लेकर सोडियम कार्बोनेट के साथ ये एज अ बेस रिएक्ट करेगा और ये एसिड है, एसिड बेस सॉल्ट बनाएगा। सिंस कार्बोनेट यहां बेस की तरह काम कर रहा है, तो कार्बोनेट बेस की तरह काम कर रहा है, तो कार्बोनेट का कॉन्जुगेट एसिड आप बनाइएगा, H2CO3 बनेगा, जो कि फर्दर टूट जाता है H2O और CO2 में। तो इस तरह से H2O CO2 मिल रहा है और आपको बोरैक्स मिल रहा है, ठीक है। बोरैक्स ठंडे पानी में प्रॉपर्टीज बता रही है। बोरैक्स ठंडे पानी में बहुत ज्यादा नहीं घुलता, पानी को स्लाइटली गर्म करोगे बोरैक्स का पाउडर घुल जाता है, प्रॉपर्टी है। पानी डालने पर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, H3BO3 बना लेगा, सिंपल रिएक्शन है। हीट का एक्शन, बोरैक्स बीट टेस्ट आपने पढ़ा ही हुआ है। शुरू में जब आप हीट करते हैं तो ये स्वेल अप हो जाता है, रिलीजिंग आउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म्स Na2B4O7, and which on further heating and sudden cooling forms bead like substance containing B2O3 and sodium metaborate NaBO2, which is further used for identification of D block cations because the sodium metaborate combines with D block cations, giving colored metaborates, okay, giving colored metaborates, and with those colors we can specify that which cation is present. Okay, now oxidation of boric acid और सोडियम मेटाबोरेट विथ H2O2। सोडियम मेटाबोरेट को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है H2O2 के साथ, परऑक्सी लिंकेजेस डेवलप हो जाती हैं और ये परऑक्सी लिंकेज इस तरह से डेवलप हुई है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सो इट इज लाइक सिंपल स्ट्रक्चर है, ये परऑक्सी लिंकेज डेवलप हो रही है, दिस O
O this H2O2 के साथ ट्रीट करने पर होता है, ठीक है। H2O2 के साथ ट्रीट करेंगे, ये परऑक्सी लिंकेजेस डेवलप हो जाएंगी। एंड देन ये वॉशिंग पाउडर में यूज होता है, गर्म पानी में परऑक्सी लिंकेज टूट जाती है, ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब आ जाता है कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है फॉर टाइट्रेटिंग अगेंस्ट एसिड्स, बिकॉज जब आप इसको पानी में डालोगे ये बोरेट बफर बनाएगा, और बोरेट बफर का ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये नेगेटिव वाला पार्ट बोरेट बफर ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके H3BO3 बना सकता है। एंड ऑन कूलिंग व्हाइट फ्लेक्स ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड, फाइन। बोरेक्स इज आल्सो यूज्ड एज अ बफर since its aqueous solution contains a weak acid and its conjugate base in comparable amounts. Then you have borax. The actual structure of borax is given in previous lecture. I have told you about this structure of borax. When treated with HF it forms Na2BF3 whole 4, then with H2SO4 it gives BF3NaHSO4 plus water. मैं थोड़ा इसका तरीका बता देता हूँ, थोड़ा उटपटांग रिएक्शन है बट स्टिल थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। मैकेनिज्म वगैरह नहीं है रिएक्शन का, ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करना। ये लो, यहाँ पर आपका ये O ऐसा होता था, यहाँ पर OH 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 4 OH हुआ करते थे, और 2 बोरॉन्स ऐसे हैं जहां पर OH की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। 2 बोरॉन्स ऐसे हैं जहां पर OH की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है ना BF3 के साथ, तो कुछ ऐसा बनता है, सॉरी HF के साथ 12 मॉलिक्यूल्स SF के यूज होते हैं, कुछ ऐसा बनता है OBF3 BF3 डॉट 2BF3 एंड Na2, कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ये दोनों बोरॉन पे माइनस माइनस का चार्ज है, आप देख सकते हैं, और Na+ उसको बैलेंस करने के लिए है। कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट एनी मैकेनिज्म, बस एक रिएक्शन को समझने का तरीका, ऐसे याद कर सकते हैं आप हर जगह ना F लगाइए बॉन्ड्स तोड़िए, F लगाइए बॉन्ड्स तोड़िए। अगेन यहाँ भी आप F लगाइए बॉन्ड्स तोड़िए, F लगाइए बॉन्ड्स तोड़िए, BF3 मिल गया, सेम यहाँ भी BF3 मिल गया, यहाँ पर भी वही करिए, बॉन्ड तोड़िए बॉन्ड तोड़िए बॉन्ड तोड़िए, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड तोड़िए F लगा लगा कर। तो क्या आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर ये पोर्शन टूटेगा, ये पोर्शन BF3, और यहाँ पर भी ये पोर्शन टूटेगा BF3, और ये रह गया BF3O BF3, तो ये BF3O BF3 ये वाला पोर्शन रह गया, 2 BF3 इधर, ये दोनों 2 BF3 हो गए ऐसे, तो 2 BF3 ऐसे लिख दिया मैंने और ये लिख दिया। फिर इसमें जब एसिड डाला जाता है ना H2SO4, तो अब ये ऑक्सीजन ऐसे प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट होके ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, अगेन फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट होके फिर ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो BF3 के 4 मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, दिख रहा है, BF3 के 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे फ्री हो जाएंगे, प्लस NaHSO4 मान लीजिए, प्लस और क्या मिल गया, और पानी निकल गया, इधर H2O निकलता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे H2O निकल गया, तो एसिड डालने से BF3 फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, काफी प्रेडिक्टेबल नहीं है, याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी, प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। देन बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में बताया, नो नीड टू स्टडी इट अगेन, ये आपने बहुत अच्छे से सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ लिया है। नाउ कम टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, and aluminium oxide is actually Al2O3, बॉक्साइट के फॉर्म में पाया जाता है। इसका एक और फॉर्म है, that is called corundum. Corundum is actually a metamorphic form of bauxite. Its formula is also Al2O3, but it is kind of metamorphic form, which is denser, which is harder. Bauxite is comparatively softer mineral. This corundum is that hard that it is often used as an abrasive. तो एब्रेसिव की तरह भी यूज करते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस को कट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो कोरंडम और बॉक्साइट दोनों ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही हैं, बट दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी फर्क देखने को मिल जाता है।
देन चलो, ये बॉक्साइट कोरंडम के बारे में मैंने बताया। इट इज ऑल्सो फाउंड इन जेम्स। अच्छा, जेम्स के फॉर्म में भी पाया जाता है Al2O3। जेम्स का मेजर कंस्टिट्यूएंट Al2O3 होता है, साथ में कुछ डी ब्लॉक के कैटायंस आ जाते हैं, और डी ब्लॉक के कैटायंस की वजह से कलर्स आ जाएंगे, जेम्स में कलर्स आ जाएंगे। ओके, तो कुछ जेम्स के नाम दिए हुए हैं, ओरिएंटल टोपाज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और फेरिक आयन है, रूबी रेड Cr+3 आयन है। ये सब एडवांस में नहीं पूछते, आप देख लीजिए बस एक बार, ठीक है। ये सब नहीं पूछेंगे, इतना स्तर नहीं गिराएंगे वो अपना। Then pure Al2O3 is obtained by igniting aluminium sulfate, aluminium oxide, hydroxide। इनको आप जला दीजिए या एलम से, सिंपल रिएक्शन से, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। एलम को हीट कर देंगे तो आपका एलम में क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, .24H2O, दिस इज पोटेस एलम। आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो एलम को आप हीट कर रहे हो, अमोनियम है यहाँ पर, अमोनियम सल्फेट है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एनायन तो है नहीं, तो अमोनियम क्या होगा, अमोनिया बन के निकलेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। Al2O3 आपका सल्फेट है, सल्फेट हीट करने से Al2O3 अलग हो गया। अब ये जो सल्फेट है, जो सल्फेट है, यहां पर एक बात और समझने वाली है, व्हेन यू हीट इट दिस सल्फेट गेट्स कन्वर्टेड टू SO2। SO2 गैसेस यहां पर आपको मिलते हैं, यहाँ पर SO2 गैसेस मिलते हैं, और आपको 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज देयर। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा कुछ बात इसमें ऐसी खास है नहीं। सो देन प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। पोलर कोवेलेंट ये गामा Al2O3 है, क्या क्या बताया हुआ, इट इज पोलर, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, अल्फा Al2O3 जिसको कोरंडम कहते हैं, एंड गामा Al2O3, दो फॉर्म में Al2O3 है। एडिशन ऑफ दिस मेक्स एल्यूमिना कलर्ड फाइन, बिकॉज वही रूबी रेड क्रिस्टल्स जो बन रहे हैं, जो जेम्स बन रहे हैं, उसमें भी तो यही हो रहा है, एल्यूमिना के साथ डी ब्लॉक के कैटायंस डालने पे कलर हो जाता है। टेम्परेचर दिया हुआ है ट्रांजिशन का, देख लीजिएगा, यूजेस पढ़ लीजिएगा। आ जाइए ऑक्साइड्स की बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड काफी जाना माना ऑक्साइड है। कार्बन को आप अगर रह रह के जलाते हो, ऑक्सीजन देने में कंजूसी करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड काफी हार्मफुल होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जब हम इसको इनहेल करते हैं तो हमारी जान भी जा सकती है, बिकॉज CO इज अ गुड लाइगेंड, बहुत अच्छा लाइगेंड है, कॉम्प्लेक्स बनाने में दिलचस्पी रखता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन है, हमने पढ़ा है बायोलॉजी में, बेसिक 8th 9th की भी बायोलॉजी में पढ़ा है, हीमोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन कैरियर। It carries oxygen because oxygen forms complex with hemoglobin, but when you have carbon monoxide in excess, then hemoglobin forms a further stable complex with carbon monoxide, and though complex is stable, we cannot survive without oxygen being circulated in our body, and for that reason oxygen deficiency हो जाती है, और फिर कुछ बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, अल्टीमेटली डेथ हो जाता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, अपने स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा वो कर रहा है। ओके, चलो कुछ और रिएक्शंस हैं उसको देख लेते हैं। ये छोटी मोटी बातें मैंने बताई इसके बारे में। प्रिपरेशन रिएक्शन सिंपल हैं बट काम के हैं। जो ज्यादा सिंपल रिएक्शंस होंगे जेई एडवांस में वही काम के होते हैं, याद रखना मेरी बात, ठीक है। जो सिंपल दिखेंगे रिएक्शंस, ये तो चलो ठीक है। आप अगर कार्बन को, when carbon and carbonaceous matter is oxidized by air of oxygen, कभी भी आप कार्बन को जलाते हो तो जरूरी नहीं है कि CO2 ही मिले। जैसे आप अगर घर के बाहर भी कुछ पेड़ पौधे जला रहे हो, पत्तियां जला रहे हो, उसमें कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। आप ये ना सोचें कि सिर्फ उसमें CO2 ही मिल रहा है, नहीं, CO2 के साथ CO भी मिलता है। हो सकता है अगर आपकी सप्लाई एयर की प्रॉपर है, आप खुले आसमान के नीचे जला रहे हैं, तो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज्यादा हो, बट कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। देन
व्हेन CO2 इज रिड्यूस्ड बाय रेड हॉट कार्बन, अब देखो ये प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस है बेटा। कार्बन जैसा रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप CO2 में डालोगे तो CO2 रिड्यूस होगा, रिड्यूस होके क्या बनाएगा? जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। देन ये भी रिएक्शन आपने पढ़ा है, ये भी रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा होगा। फॉर्मिक एसिड लेके आप उसमें से पानी नोच लें, पानी खींचने के लिए आप यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, बस यहां से पानी निकाल दीजिए टपोरियों की तरह, ऐसा मैकेनिज्म वगैरह मत सोचिए। ऑक्सैलिक एसिड से जब आप निकालते हो, याद आ रहा है ऑक्सलेट का टेस्ट हमने पढ़ा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ, तो जो गैस का मिक्सचर मिलता है वो ब्लू फ्लेम के साथ भी जलता है, साथ ही साथ लाइम वाटर मिल्की भी टर्न करता है, मतलब CO2 भी मिल रहा है, CO भी मिल रहा है। CO जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ये उसकी पहचान है। और एक पहचान थी CO की, वो पैलेडियम क्लोराइड को ब्लैक मेटालिक डिपॉजिट में कन्वर्ट करता है पैलेडियम के। ये रिएक्शन था, अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने पढ़ा है, आपको ये याद आ रही होगी बात। ये पैलेडियम में कन्वर्ट करता था, ब्लैक मेटालिक डिपॉजिट। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, वाटर गैस पढ़ चुके हैं, प्रोड्यूसर गैस वाटर गैस दोनों पढ़ चुके हैं, दिस इज प्रोड्यूसर गैस। ओके, प्रोड्यूसर गैस पढ़े तो है ना, शायद आप ही लोगों को पढ़ाया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने किसको पढ़ाया है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, मैं फिर से बता देता हूं अगर हो सकता है नहीं बताया हो तो। हाँ, आप कार्बन में कोक में स्टीम डालेंगे तो वो CO बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, स्टीम ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन को। और इसी तरह से आप अगर एयर डालते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन है एयर का वो अनरिएक्टेड रह जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टिल बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टिल बनता है आपके ऑक्सीजन के साथ, एंड इट प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, देन CO2 को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे, सिंपल रिएक्शन है। देन K4FeCN6 को जब आप एसिड डाल देंगे तो क्या बनेगा? K4FeCN6 मतलब फेरस है, तो एक तो फेरस सल्फेट बनता हुआ दिख रहा है, उसके बाद साइनाइड है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये भी प्रेडिक्टेबल तो नहीं है, बहुत आसान तो नहीं है ये रिएक्शन, ये बहुत आसान तो नहीं है। ये K4FeCN6 का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट है, इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है, अमोनियम सल्फेट भी मिल रहा है, फेरस भी मिल रहा है। ये रिएक्शन थोड़ा आप याद रखिएगा कि इसमें CO भी मिलता है, इसमें CO भी मिलता है, ये थोड़ा याद रखिएगा आप। ओके, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा जा रहा है रिएक्शन, ठीक है। देन HCN के साथ, ठीक है, HCN में पानी डालोगे तो पता ही है क्या होगा, और फिर CO मिल जाएगा। ओके, प्रॉपर्टीज बता रहा है, पहली प्रॉपर्टी वही हीमोग्लोबिन वाली बताया होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। Then carbon monoxide is a powerful reducing agent being employed industrially in extraction of nickel। तो ठीक है, निकल और कार्बन आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए 10th लेवल की मेटलर्जी है ये, कि जब आप आयरन ऑक्साइड लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस में तो एक्चुअली आप डालते हैं उसमें कार्बन है, कोक। जब आप क्या रिकॉर्ड करता हूँ ना लेक्चर, तो मेरे को बड़ी यॉर्निंग आती है, क्योंकि सामने कोई सुनने वाला नहीं होता। अपने में ऐसा रिकॉर्ड करने में ना मेरे को थोड़ी नींद आती है, इसलिए आलस भी होता है मुझे रिकॉर्ड करने में। लाइव क्लासेस ठीक लगता है, बेटर रहता है, लेकिन अब इसका क्या लाइव क्लासेस लें बताओ ना, इसमें क्या लाइव लें, इसमें कुछ ऐसा समझाने को है ही नहीं, तो बस मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना। चलो, तो आयरन ऑक्साइड हो, निकल ऑक्साइड हो, जब आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं शायद ब्लास्ट फर्नेस की बात कर रहा था। ब्लास्ट फर्नेस में आप एक्चुअली में कोक डालते हैं कार्बन, बट
वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है बीच में कहीं, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक अच्छा पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट है। वो रिड्यूस करता है, देखो, ऑक्साइड्स को आयरन में, ऑक्साइड्स को निकल में, और मेटल निकालने में हमारी सहायता करता है। देन ये आपको मैंने बताया था मॉन्ड्स प्रोसेस जैसा लिखा हुआ है ना, इसी तरह से एक प्रोसेस आपको बताया था मैंने, वन अर्कल मेथड। वन अर्कल मेथड भी मेटल्स के प्योरिफिकेशन के लिए यूज हुआ करता है, जहां पर आप मेटल को पहले एक वोलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हो, जिससे कि उसमें जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज थी वो अलग हो जाती हैं, और फिर वो जो वोलेटाइल कंपाउंड बना है वो इजीली डिकम्पोजेबल होता है, जिसको आप हीट करके वापस आप निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड पा सकते हो। इस तरह से जो निकल अब आपको मिला है वो प्योर निकल है। देख लीजिएगा, वही बातें लिखी होंगी, सिर्फ 28 डिग्री में रिएक्शन हो जाता है, लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है, 180 डिग्री पे CO गैस को ये छोड़ देता है। देन in addition to reacting with oxygen, carbon monoxide, it combines with sulfur to give carbonyl sulfide, COS बनाता है सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ COCl2 बनाता है, COCl2 बनाता है, और COCl2 is actually also called as phosgene, yes, this is also called as phosgene। और भाई ये कोई मामूली गैस नहीं है, this is highly poisonous, yes, it is extremely poisonous, just like hydrogen cyanide, it is also quite poisonous gas, phosgene इसका नाम है। Then although carbon monoxide is a not true acid anhydride, पानी के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, पानी के साथ नहीं करता, बट NaOH लिक्विड अगर आप लेते हैं तो रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना। मतलब अगर आप फ्यूज्ड NaOH is one of the highly concentrated form, highest concentrated form of sodium hydroxide. When you take the pure crystals of NaOH and you just heat it so that it melts, and without any traces of water, it is called NaOH liquid, fused NaOH, and it reacts with carbon monoxide forming again sodium formate salt, और जब आप इसको एसिड डालेंगे तो आपको ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, अंडर प्रेशर रिएक्ट करता है, क्या बनता है, नॉर्मल आप एसिड बेस रिएक्शन है, देख लीजिए। देन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट अगर होगा तो CO जो है वो मेथनॉल दे रहा है। रिएक्शन इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। देन ये एक रिएक्शन है, काफी जरूरी रिएक्शन है, एस्टिमेशन में यूज होता है CO के, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CO के एस्टिमेशन में यूज होता है। ये I2O5 को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, I2O5 को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, एंड देन आयोडीन कैन बी एस्टिमेटेड वाया आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप इसको गूगल भी करेंगे, गूगल तो ना करें आप इसको, मैं कहूंगा आप यूट्यूब पर भी देखेंगे ना इस रिएक्शन को, तो आपको समझ आएगा। जब आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये रिएक्शन दिखेगा बढ़िया। वो जो व्हाइट I2O5 का सॉलिड होता है वो तुरंत वॉयलेट होने लगता है, जैसे उसमें CO गैस की स्ट्रीम पास करते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल, कोई इसमें बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, इसीलिए तो यूज कर रहे हैं एस्टिमेशन के लिए। काफी अच्छा यील्ड भी देता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी नॉर्मल है, इसीलिए CO को ये कन्वर्ट करता है, ये फिर I2O5 I2 में, और I2 को फिर आप एस्टिमेट कर सकते हो, आपके पास टाइट्रेशन मेथड्स हैं। देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन द लैबोरेटरी इट इज कन्वीनियंटली कन्वर्टेड। लैब में करना है तो क्या ही करो, आप कार्बोनेट ले लो, कार्बोनेट में H+ डाल दो, CO2 मिल जाएगा। इंडस्ट्रियली कैसे करते हैं, एक तो लाइम स्टोन को हीट करके करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको फिर कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। एक तो ये तरीका है, ओके। और दूसरा तरीका ये दिया हुआ है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं हम इथेनॉल में एंड CO2 में। इसमें भी CO2 में ये बाय प्रोडक्ट की तरह आ रहा है, ये फर्मेंटेशन है एक तरह का, दिस इज काइंड ऑफ फर्मेंटेशन, इथेनॉल बनाया जा रहा है, ठीक है, वाइन बनाने वाला प्रोसेस ही है वो। देन
प्रॉपर्टीज दिया हुआ है CO2 की प्रॉपर्टीज, फिजी ड्रिंक्स में यूज होता है, लिक्विफाई इजिली हो जाता है, ठीक है, ये सब तो सिंपल बातें हैं। देन कार्बोनिक एसिड के साथ ये सब पता है आपको कि बफर सिस्टम होता है पीएच ब्लड में इसका बफर होता है H2CO3 HCO3-, ये सब मैंने पहले आपको बताया हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है। Solution of carbonic acid in water slowly turns blue litmus red, and when solution is boiled all the CO2 gas is evolved fine. Carbon dioxide readily reacts with alkalis forming carbonates, and if CO2 in excess hydrogen carbonate, this is the basis of test for CO2 gas. पता है लाइम वाटर टेस्ट कितनी बार पढ़ोगे, 50 बार पढ़ चुके हो। Then carbon dioxide, which is normally present to extent of this much volume in the atmosphere, the overall chemical change is expressed as follows. ठीक है यार, CO2 और पानी के साथ ये ग्लूकोज ऑक्सीजन निकल रहा है, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है ये, ठीक है, अभी ये क्या पढ़ाना, दिस इज फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस। देन सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है वगैरह वगैरह, सब देख लेना, ग्रीन हाउस गैस है ये सब, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हटाओ इधर आओ, कार्बन सब ऑक्साइड में आ जाओ, C3O2। देखो C3O2 जो है ना, इसका जो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रोपेन डाइओइक एसिड को लिया जाता है, प्रोपेन डाइओइक एसिड ही रहता है, हाँ प्रोपेन डाइओइक एसिड लेते हैं और उसमें आप एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, दैट इज not H2SO4 this time, it's P4O10. So P4O10 डाल के आप कार्बन सब ऑक्साइड बना सकते हैं C3O2, which the structure होता है, this is propane dioic acid, this is propane dioic acid also known as malonic acid। P4O10 डालेंगे C3O2 बनता है, बस यहाँ पर मैकेनिज्म वगैरह नहीं, रिएक्शन याद रखना है, C3O2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3O2, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। व्हेन हीटेड टू अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोजेज इनटू CO2 एंड कार्बन, 200 डिग्री हीट कर दो, CO2 अलग हो जाता है। द मॉलिक्यूल इज थॉट टू हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर, ये दिया हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर आज के जमाने में इसका ऐसा स्ट्रक्चर माना जाता है, फिलहाल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, उस बेसिस पे हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो ये है। तो देखो C3O2 के बारे में बहुत डीप में स्टडी नहीं करनी है, दो बातें आपको पढ़ाई गई, बस वो दो बातें आप ध्यान रखिए, किससे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको हीट करने से क्या होता है। देन कम्स SiO2, ठीक है। अब ये जो SiO2 है इसको आप डीप में पढ़ेंगे अभी, बस इसी चैप्टर में, जो अगला लेक्चर होगा जहां पर मैं आपको सिलिकेट्स पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं बताऊंगा आपको कि SiO2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं है। पहली बात अभी सुन लीजिए, SiO2 ना एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक लॉन्ग चेन कोवेलेंट नेटवर्क होता है। डोंट थिंक कि SiO2 कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, डोंट थिंक लाइक दिस, एक्चुअली इट इज अ 3 डायमेंशनल सिलिकेट। अब सिलिकेट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में, बट अभी फिलहाल ऐसा समझ लो कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहां पर हर सिलिकॉन एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हर सिलिकॉन एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और हर एक ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन से कनेक्टेड है। कुछ इस तरह से एक लॉन्ग नेटवर्क बनता है कोवेलेंट का, कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक लॉन्ग नेटवर्क बनता है। और आप यहां पर ध्यान से देखें तो एक सिलिकॉन जो है, एक सिलिकॉन तो ठीक है, और एक ऑक्सीजन पे 2 सिलिकॉन है, मतलब एक ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन अगर यूनिट में देखा जाए तो हाफ का है। ये बातें आपको सिलिकेट पढ़ते समय और अच्छे से समझ आ जाएंगी, अभी मैं थोड़ा ऐसे ही बता दे रहा हूं ऊपर ऊपर से। तो जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो तो देखो, पर सिलिकॉन हाफ ऑक्सीजन इधर है, हाफ ऑक्सीजन इधर है, हाफ ऑक्सीजन इधर है और हाफ ऑक्सीजन इधर है, तो इसीलिए फॉर्मूला इसका SiO2 लिख दिया जाता है ऐसे, लेकिन ये है कुछ SiO2n काइंड ऑफ, ठीक है, ये है कुछ इस तरह का, सिलिका कहते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में होता है, वो बातें यहां लिखी होंगी, वो देख सकते हैं आप। क्वार्ट्ज हो गया, क्रिस्टोबेलाइट हो गया, ट्राइडमाइट हो गया, सम ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका,
सभी में क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंस है, and they are interconvertible at suitable temperature. Silicon dioxide is covalent three-dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bonded in tetrahedral manner. Okay, fine. Because of high this bond enthalpy, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, non reactive होता है because of very high bond enthalpy, attacks the resist by it resists the attacks by halogens के साथ रिएक्ट नहीं करता, डाइहाइड्रोजन के साथ भी नहीं करता, एंड मोस्ट ऑफ द एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. मेटल्स इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होता है. क्या आप इसको ना रेत के एग्जांपल से समझो. क्या आपने रेत को कभी रिएक्ट करते हुए ज्यादा देखा है? नहीं देखा है ना. रेत रिएक्ट नहीं करता. बट एक हाईली करोसिव एसिड है जो SiO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो है HF. HF के साथ इसका रिएक्शन है, इट फॉर्म्स SiF4 and 2H2. अब देखो कुछ बच्चे इस बेसिस पे ऐसा सोचने लगते हैं कि HCl और HF में कौन स्ट्रांग है, तो बोल देते हैं देखो इसके साथ तो रिएक्ट HF कर ले रहा है, HCl नहीं कर पा रहा है, तो HF स्ट्रांग हुआ ना. लेकिन स्ट्रांग का मतलब वो है ही नहीं. हम जब भी स्ट्रांग यूज करते हैं हम बात करते हैं कि कौन H+ ज्यादा छोड़ रहा है पानी में, दैट्स इट. हम सिर्फ डिसोसिएशन की बात करते हैं, किसी के साथ रिएक्शन के बेसिस पे हम स्ट्रांग या वीक नहीं बोलते. ठीक है, उस बेसिस पे हम नहीं बोलते. ये HF ऑब्वियसली करोसिव काफी होता है, फ्लैश ईटिंग एसिड भी बोलते हैं इसको, फ्लैश को खा लेता है. आप अगर एक ऐसा इसमें कच्चा फ्लैश डालोगे, वो फ्लैश लगेगा आपको कि एसिड डिसॉल्व कर लिया है, ऑल्दो रिएक्शन है उसके पीछे कुछ, बट फ्लैश ईटिंग एसिड उसको नॉर्मली बोल देते हैं. SiO2 रेत के साथ भी रिएक्ट कर ले रहा है, SiF4 बना रहा है. देन क्वार्ट्ज इज यूज्ड एज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल. रेडियो कम्युनिकेशन में यूज कहाँ हो रहा है ये देख लीजिएगा. ये मेंस वेंस में आया हुआ सवाल है, एडवांस में ये सबसे आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, उसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है. देन कम्स टिन के ऑक्साइड्स. SNO की बात होगी, थोड़ा बहुत SNO2 की बात होगी. तो SNO कैसे बनेगा? अब हाइड्रोक्साइड ले लो, उसको हीट कर दो तो SNO बन जाएगा. वही दिया होगा, बाय हीटिंग स्टेनस हाइड्रोक्साइड इन एब्सेंस ऑफ एयर, वो बन जाएगा. इसके बाद रिएक्शन देखेंगे तो SNO के बारे में क्या खास बात है? जी हाँ, ये एम्फोटेरिक है. तो भाई ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा. दोनों रिएक्शन आपको पता है, मैंने दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पहले ही बताया हुआ है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स बना है, फिर उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स को निचोड़ के निकाल लिया गया है, तो SnO2 ऐसा बन गया है. एसिड बेस जैसे जिंकेट एल्यूमिनेट बनता था, वैसा ही सिमिलरली स्टेनाइट बनता है. देन स्टेनाइट्स are only known in the aqueous solutions. Remember, stenites absorb oxygen from air and are oxidized to stenate. Yes. ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. स्टेनाइट ज्यादा स्टेबल नहीं, तुरंत ऑक्सीड, क्योंकि आपको पता है ये बात कि जो SN होता है ये +2 स्टेट से ज्यादा प्रेफर करता है +4 स्टेट में रहना, है ना. तो सिमिलरली जब आपके पास स्टेनाइट है वो ऑक्सीडाइज होके स्टेनेट में कन्वर्ट हो जाता है, SnO3 में स्टेनेट में कन्वर्ट हो जाता है. फाइन. अब इसका यूज दिया हुआ है. देन स्टेनिक ऑक्साइड दैट इज SnO2 के बारे में बताया गया है. स्टेनिक ऑक्साइड बनता कैसे है? महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, अत्यंत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टिन विथ नाइट्रिक एसिड. जब टिन को नाइट्रिक एसिड के साथ आप डालते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप इसको डालेंगे NO2 निकलेगा, NO नहीं, NO2 निकलेगा. साथ ही साथ आपका जो टिन है वो +4 स्टेट में जाता है, SnO2 बनता है. ऑल्दो अब एसिड वहां मौजूद है, तो एसिड के साथ ये रिएक्शन करके H2SnO3 बना लेता है और पानी निकल जाता है. क्योंकि SnO2 तो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी कर सकता है. फिर जब आपके पास H2SnO3 है, अब अगर आपको SnO2 ही बनाना है तो बस इसमें से पानी निकाल दो तो भी बन जाएगा, है ना.
तो इसको हीट कर दिया गया तो ये भी बन गया, ये भी ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, dissolves in concentrated acid to form stanic sulfate, fine, dissolves in concentrated alkalis also to form the same complex, stanate बनेगा। then comes the litharge which is PbO। ऑक्साइड्स की बातें चल रही हैं तो स्टेनस के ऑक्साइड्स पढ़े हमने, अब हम लेड के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। कार्बन के भी ऑक्साइड्स हमने पढ़ लिए, और लेड के ऑक्साइड के बाद जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स जो हैं वो भाई देखो बोरॉन के ही हाइड्राइड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां तक आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, बोरॉन के हाइड्राइड्स तक। तो लिथार्ज की बात करते हैं, पीबीओ कैसे बनता है, लेड को हीट कर दो ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ कहानी उल्टी है, पीबीओ ज्यादा स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, 10 बार बता चुका हूं उस बात को। PbO2 जल्दी बनता नहीं है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, डिसॉल्व्स इन एसिड एज वेल एज इन एल्कलीज, सेम रिएक्शन। देन PbO2 किस तरह से बन रहा है, अगर आप बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजर ले आओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये NaOCl कोई बहुत आसान चीज नहीं है। NaOCl एक तरह का ब्लीच है, OCl माइनस, और ब्लीच जो है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है। अगर आपको याद होगा तो याद करो वो जो मैंने फिरंगी औरत वाली ट्रिक बताई थी, फिरंगी औरत को देख मार्शल भी हुआ पागल, कहां पर देख, बीच पर देख। तो बीच के लिए मैंने आपको CaOCl2 बताया था, एक्चुअली में उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एनायन है वो OCl माइनस है, तो आप NaOCl भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये PbO को ऑक्सीडाइज कर देता है, जी हाँ PbO2 में। बीच पर देख मार्शल भी हुआ पागल, तो पागल में देखो ध्यान से, वहां पर PbO2 ही था, तो PbO2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर इससे नीचे है, तो थर्मोडायनेमिकली ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, ये इसको ऑक्सीडाइज मतलब इसको बना सकता है PbO को ऑक्सीडाइज करके। वो भी अच्छा ऑक्सीडाइजर है PbO2, बट ये बेटर ऑक्सीडाइजर है। देन Pb3O4 में आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दो तो भी काम हो जाता है। Pb3O4 का कॉम्पोजिशन ऐसा रहता है, PbO2 PbO, दिस इज Pb3O4 का कॉम्पोजिशन। मतलब कॉम्पोजिशन बोलने का मतलब है कि आप इसको इस तरह से मिक्स्ड ऑक्साइड की तरह पढ़े ना तो इसका रिएक्शन जल्दी समझ में आ जाएगा। जब आप इसमें नाइट्रिक एसिड डालोगे तो नाइट्रिक एसिड इसको अलग कर देगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो लेड +2 के साथ नाइट्रिक एसिड लेड नाइट्रेट बना लेगा, PbNO3 होल ट्वाइस ऐसा बना लेगा, लेड ऑक्साइड को अलग कर दे रहा है और H2O अलग हो रहा है। तो इस सेंस में मैं बोल रहा हूं कि Pb3O4 को आप इस तरह से ट्रीट करो, जैसे आप Hg2+ को आप किस तरह से पढ़ते हो, Hg22+ को ऐसे पढ़ते हो ना, Hg + Hg2+, क्योंकि ऐसा करने से ना इसके रिएक्शन समझ में आ जाते हैं, और इसलिए हम इसको इस तरह से तोड़ के पढ़ते हैं और मानते भी हैं कि इट कंटेन्स दिस एंड दिस, क्योंकि इसके ज्यादातर रिएक्शंस इसी तरह से चलते हैं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। ओके, सो ये डाल दिए, ये भी बन गया, अच्छी बात है। आगे बढ़े, प्रॉपर्टीज, हीट करने पे PbO अलग हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, HCl से क्लोरीन निकाल देगा, सबको ऑक्सीडाइज मारेगा। देखो Mn+2 को Mn+7 में ले जाएगा, ठीक है, पागल पागल याद करो, उसमें फिरंगी औरत पागल, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Mn से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। Mn तो दूसरी लाइन में आया था लिस्ट में, पर मन का कंट्रोल, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। SO2 को भी ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल SO2 को भी ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फेट में गया। एंड इट डिसॉल्व्स इन कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, प्लम्बेट बना रहा है, NaOH के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करेगा, घुल जाता है, प्लम्बेट बना लेता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, +4 का +2 मत करिएगा, यहाँ कोई हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ला रहे हैं, हम NaOH में उसको घोल रहे हैं। तो NaOH में जब आप घोलेंगे ना उसको तो वो डिसॉल्व हो जाता है, सेम वैसा ही कॉम्प्लेक्स जैसे स्टेनेट बन रहा था वैसे प्लम्बेट बन जाता है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीजन गैस मिल रही है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ वी गेट ऑक्सीजन, अगेन वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। एंड देन ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो खुद का हुआ है ना, PbO2 है ना, तो ये खुद में ही ऐसा हुआ है,
ये खुद में एक बार Pb+2 में कन्वर्ट हुआ है और ऑक्सीजन दे दिया है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक इंट्रामोलिकुलर हुआ है, HNO3 ने इनिशिएट किया है। सिमिलरली H2SO4 के साथ भी यही रिएक्शन हुआ है, इसके साथ भी यही रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीजन गैस आता है, ये भी रिएक्शन याद रख सकते हैं आप। PbO2 में एसिड डालने से इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनिशिएट हो जा रहा है। ओके, देन आता है रेड लेड Pb3O4, दिस इज PbO.PbO.PbO2, ये इसका कॉम्पोजिशन है, दिस इज रेड लेड। बनता कैसे है? PbO लीजिए, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करिए तो आपको Pb3O4 मिल जाएगा। बहुत लंबे समय तक हीट करना पड़ता है, 450 डिग्री में, ऐसा लिखा हुआ है। देन Pb3O4 की प्रॉपर्टीज, HNO3 के साथ PbO2 अलग, ठीक है, उसी तरह से रिएक्शन पढ़ो, हीट करोगे PbO अलग, O2 अलग, ऑक्सीडाइज कर देगा, बिल्कुल ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो PbO2 है वो तो अपना रिएक्शन दिखाएगा ही, वो ऑक्सीडाइज करेगा क्लोरीन में। एंड देन व्हेन हीटेड विद दिस, अगेन हीट कर रहे हैं तो वही PbO2 अपना एक्शन दिखा रहा है, बिल्कुल सेम PbO2 ही अपना एक्शन दिखा रहा है। इसके अंदर जो छुपा हुआ PbO2 है वो Pb+2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन, खत्म करते हैं, यूजेस हो गया। And then comes the hydrides, and then comes the hydrides. Hydrides में हमको पढ़ना है सबसे पहले बोरॉन के hydrides, मोस्ट इंपॉर्टेंट B2H6। ये जो B2H6 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। तो B2H6 पढ़ने से पहले हमें ये बोरेन्स इतना अभी पढ़ना है, फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सिलेन्स है, उसके बाद आएगा हेलाइड्स, फिर हेलाइड्स आएगा और फिर सिलिकेट वगैरह आएंगे। तो हेलाइड और सिलिकेट छोटा टॉपिक है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हाइड्राइड पढ़ के खत्म करते हैं। सो देखो, बोरॉन्स दो तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं, और बोरॉन्स के जो हाइड्राइड्स हैं दे आर आल्सो नोन एज बोरेन्स। लाइक आप एल्केन्स बोलते हैं ना, एल्केन्स, वैसे ही बोरेन्स। तो बोरेन्स दो तरह के हैं, एक है Bn, जैसे वहां पर एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ऐसा फॉर्मूला होता है, वैसे ही बोरेन्स का फॉर्मूला ऑब्वियसली अलग होगा, बॉन्डिंग अलग है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग अलग होने की वजह से इनके जो दो बोरेन्स होते हैं, एक होता है BnHn+4 जो कि आप B2H6 देखते हैं, एंड BnHn+6, ये भी तरह के बोरेन्स होते हैं, B4H10 वगैरह, वो आते हैं सेकेंड वाले में। तो दीज आर द टू सीरीज ऑफ बोरेन्स। ये कुछ वेल नोन बोरेन्स हैं, इसमें भी जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है वो B2H6 ही पढ़ना है, बाकियों को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन दो तरह के होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। डाई बोरेन हमको पढ़ना है B2H6। ये जो 10-9 रिएक्शंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लिख के इनको याद कर लीजिएगा। इन सभी रिएक्शन में B2H6 बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। B2H6 कैसे कैसे बन सकता है, बहुत हद तक समझ आ जाता है, कुछ कुछ रिएक्शंस प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन समझ में आ जाता है कि B2H6 बनेगा। जैसे जब आपको BF3 और LiLH4 दिया, अब आप यहाँ लीविंग ग्रुप टेंडेंसी वेंडेंसी मत देखना, रिएक्शन कराओ। रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा कि H- है आपका, LiLH4 H- देता है, और H- जब BF3 के साथ आ रहा है, F हटाओ H लगाओ, तो BH3 जैसा बन रहा है, और BH3 जहां भी होगा डाइमराइज होके ही रहेगा, और डाइमराइज होके क्या बनता है, B2H6। ये देखो, एक रिएक्शन ये हो गया। इसी तरह से BCl2, आप हाइड्रोजन खिला रहे हो BCl3 को हाइड्रोजन खिला रहे हो, क्या बनेगा, हाइड्रोजन खिलाओगे, अगेन हाइड्राइड बनेगा, B2H6 और HCl। देन आप BF3 ले रहे हो, जैसे LiLH4 हाइड्राइड जनरेटर है, इसी तरह से लिथियम हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड्स, ये भी हाइड्राइड जनरेटर हैं, ये भी वही काम करेंगे, ये भी इसको H- देकर B2H6 बना ले जाएंगे। देखो, हर जगह आप अगर सोचो तो BH3 बन रहा है, BH3 हमेशा डाइमराइज होकर B2H6 ही बना ले जाता है, क्या बात है। देन ये लीजिए, ये भी एक रिएक्शन है,
यहां पर आपको हाइड्राइड देने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी हैव BH4 माइनस, यू ऑलरेडी हैव BH4 माइनस। यहां पर आयोडीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, BH4 माइनस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है एंड I टू I माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ये भी एक NCERT का रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। I टू I माइनस में कन्वर्ट हुआ है और ये जो H माइनस था वो H2 में कन्वर्ट हुआ, बचा हुआ BH3, बचा हुआ BH3 B2H6 बना रहा है। ठीक है, आप देखिए BH4 माइनस था, मैंने बोला वो ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, मैंने बोला वो ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, BH4 माइनस था, मैंने बोला ये ऑक्सीडाइज हुआ, H2 दिया इसने, और इसने जब H2 दिया है, ये कुछ नहीं अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा रहा होगा, ये BH3 अकेला छोड़ रहा होगा, फिर BH3 डाइमराइज होकर B2H6 बना रहा होगा और वो हाइड्रोजन दे रहा है, और हाइड्रोजन देके अब सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। NaBH4 BF3, ये भी वही रिएक्शन है। देखो सब सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन है। हाइड्राइड डोनर था, LiLH4 NaBH4 दोनों हाइड्राइड डोनर है, दोनों B2H6 बना रहे। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग दिस विद कंसंट्रेटेड H2SO4। NaBH4 कंसंट्रेटेड H2SO4, ये भी तो ऑक्सीडाइज करता है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 बिल्कुल ऑक्सीडाइज करता है। देखो जैसे I2 के साथ हो रहा था वैसे ही यहां पर हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, H2SO4 के साथ भी इसका ऑक्सीडेशन इनिशिएट हो रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग H2, इट इज फॉर्मिंग H2, फाइन। देन इधर आ जाओ, BF3 NaH के साथ अगेन वही सेम रिएक्शन है बेटा, हाइड्राइड दे रहा है, LiH जैसा कर रहा था वही सेम चीज NaH के साथ भी हो रहा है, ऑल्दो टेम्परेचर वगैरह अलग है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन with B2O3, again it forms aluminium oxide and B2H6। देन यहां पर मैग्नीशियम का बोराइड लिया हुआ है और इसको जब H3PO4 के साथ ट्रीट कर रहा है तो बहुत सारे बोरेन्स बनते हैं, जिसमें मेनली B4H10 बनता है, जिसको हीट कर दिया जाए तो B2H6 बन जाता है। ये भी एक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन देखो बहुत मुश्किल नहीं होंगे याद करने को, बिकॉज दिख जाता है कि हाँ BH3 ही बन रहा है, जो कि अल्टीमेटली B2H6 बना ले जाएगा। बट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस वाइज बोलूं मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस है। देन अब B2H6 है कैसा? भाई मैं बताऊं, B2H6 का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, गैस है, कलरलेस है, पॉइजनस भी है। अगर जलाओगे तो मस्त तरीके से कंबशन करता है, बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देता है, हाईली एक्सोथर्मिक इसका कंबशन होता है। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाईली रिएक्टिव है, कलरलेस गैस है, तगड़े से रिएक्ट करता है, टॉक्सिक भी है काइंड ऑफ, है ना, जहां तक मैंने पढ़ा है ये टॉक्सिक तो है। फिर भी मैं एक बार इसकी टॉक्सिसिटी पे कंफर्मेशन ले लेता हूं, लेकिन B2H6 टॉक्सिक तो है। यस, it is irritating to eyes, skin and respiratory tract. It may cause burning of eyes, nose and throat, cough and constrictions, edema on the airway and the lungs can occur. Yes, so it is toxic you can say, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इरिटेशन ऑफ आईज होता है B2H6 के साथ। इट कैचेस फायर, ये देखिए ऑक्सीडेशन इसकी कराई जा रही है, हाईली एक्सोथर्मिक बनेगा तो B2O3, इसमें कोई नई बात है नहीं, बट देख रहे हैं आप इतनी अमाउंट ऑफ हीट नॉर्मली नहीं देखते। देन ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर रेड हीट कर दिया जाए तो बोरेन बोरॉन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, मतलब चलो बोरॉन का ये जो B2H6 है इसका डिकम्पोजिशन भी हमने देखा, जो कि देखकर पॉसिबल तो लगता है। इसको पकड़ के बहुत ज्यादा हीट करो, एकदम रेड हीट, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर देंगे, बोरॉन अलग हाइड्रोजन अलग, चलो भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इतने हाई टेम्परेचर पे हम साथ नहीं रह सकते। ये भी एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। वाटर के साथ पढ़ लिया है आपने पहले ही,
अल्कोहल के साथ ये भी पढ़ लिया है बिल्कुल, BOR होल थ्राइस, जो इसका ग्रीन फ्लेम टेस्ट करते थे बोरेट्स का, वो इसी कंपाउंड के साथ तो करते थे। B2H6 विथ एसिड, एसिड के साथ हाइड्राइड है तो ये H+ के साथ लेकर हाइड्रोजन जरूर देगा और आपको Cl- वहां पर मिलेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन B2H6 विथ क्लोरीन, अगेन इट गिव्स BCl3, ट्राइक्लोराइड दे देता है, ठीक है, ट्राइक्लोराइड देता है। ये सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। और अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दीज क्लीवेज रिएक्शंस। ये क्लीवेज रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये भी मेंशन्ड है, इनके क्लीवेज रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। Small amines such as this and this give unsymmetrical cleavage. Large amines than this give the symmetrical cleavage. दोनों में क्या फर्क है आप देखिए। जब आपके पास ये B2H6 का स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मीनिंग समझते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मीनिंग समझते हैं। अब जब आप यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक चीजें लाते हैं, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड लाते हैं, अमोनिया लाते हैं, तो जब छोटे अमीन्स लाए गए, इसके पीछे देखो लॉजिक वॉजिक नहीं है। कुछ लोग हार्ड सेंटर सॉफ्ट सेंटर करके समझाते हैं, बकवास लॉजिक है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। छोटे अमीन्स आप लाते हैं तो ये अनसिमेट्रिकली टूटता है। अनसिमेट्रिकली टूटने का मतलब ये यहां से टूटेगा, और जब ये इस तरह से टूटेगा तो इसके पास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक तो आपका नेगेटिव इंटाइटी बन के तैयार हो चुका है, दैट इज BH4-, और ये तुम्हारा बनेगा BH2+। BH2+ के पास स्टिल अभी, आप अगर ध्यान से देखें तो BH2+ के पास स्टिल अभी 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं जहां वो न्यूक्लियोफाइल्स आ सकते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि BH2+ में अमोनिया या जो भी न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हो, वो न्यूक्लियोफाइल ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देयर विल बी नो नेट चार्ज फॉर्मेशन, बिकॉज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो इस पे प्लस आता है, इस पे माइनस आता है, तो नेट कोई चार्ज नहीं बना, क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीसी ने इस पे बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो नेट इससे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए हम नेट कोई चार्ज नहीं लिखते। सिर्फ एक ही अमोनिया आएगा? नहीं, एक नहीं 2 अमोनिया आ जाएंगे, ठीक है, 2 अमोनिया आ जाएंगे, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स खाली थे उसके, तो ये आपके पास फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, ये पॉजिटिव पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट है। और जब सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो भी मैं बता देता हूं क्या होगा, समझ गए। अनसिमेट्रिकल इस तरह से टूटा, इसी को सिमेट्रिकली तोड़ोगे तो क्या होगा, सिमेट्रिकली कुछ यूं टूटेगा ये, और जब सिमेट्रिकली टूटेगा ना तो 2 BH3 यूनिट्स अलग हो जाएंगे, समझ पा रहे हो, 2 BH3 यूनिट्स अलग हो जाएंगे। तोड़ो सिमेट्रिकली ऐसे, दिस इज हाउ इट कैन बी क्लीव्ड सिमेट्रिकली। सो BH3 यूनिट्स अलग हो गए। अब BH3 यूनिट के पास क्या है, एक ऑर्बिटल खाली है, तो जो भी अमीन आपके पास है, ये देखो लार्ज अमीन, तो ये क्या करेगा, ये BH3 को NMe3 होल थ्राइस, सॉरी NMe3 करके आपका बॉन्ड बनाएगा, और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखो BH3 के ऑब्वियसली 2 रहेंगे मोल्स, 2 BH3, मतलब BH3 के 2 नहीं रहेंगे, ये पूरे के 2 रहेंगे, क्योंकि 2 बार टूटा है ना, एक इधर BH3 मिला है, एक इधर BH3 मिला है, तो दोनों में यही NMe3 ऐसा बॉन्ड बनाएगा। नेट चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि माइनस प्लस इस तरह से हो गया, तो नेट चार्ज हम नहीं लिखा करते हैं, सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है, समझ गए। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। इसी तरह से ये लार्जर अमीन्स और फॉस्फीन्स के बारे में भी बताया है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सिमेट्रिकल क्लीवेज कर रहा है, याद रखना है, छोटा है बड़ा है कुछ नहीं सोचना है, क्या कर रहा है, सिमेट्रिकल क्लीवेज कर रहा है, याद रखना है। देन द बोरोनियम आयन प्रोडक्ट्स आर टेट्राहेड्रल एंड कैन अंडरगो, ये जो आपका पॉजिटिव आयन बना था वहां पर सब्स्टिट्यूशन कर सकता है दूसरे बेसिस के साथ। जैसे इसका पॉजिटिव आयन, अगर आपने इसका पॉजिटिव पार्ट लिया, किसका पॉजिटिव पार्ट है ये, वही जो BH2+ बना था यार, BH2 के साथ अमोनिया पड़ा था ना, 2 अमोनिया पड़ा था, ये पॉजिटिव, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो आप दूसरे बेसिस के साथ, लाइक PR3 डाला है ना, तो ये NH3 हट के PR3 आ जा रहा है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता है।
क्यों कर लिया सब्स्टिट्यूशन सर? स्ट्रांग वाले को हटा के वीक वाले को क्यों लगा दिए, ऐसा वैसा, ये सब कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है। सिंपली ये एक ऑब्जर्व्ड रिएक्शन है जहां पर सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल है, तो आपको भी बोलना है ठीक है, हो सकता है सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल है। सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल है तो आपको बोलना है बिल्कुल हो सकता है सब्स्टिट्यूशन इज फेवरेबल हियर। ओके, अब आते हैं आगे, अब आते हैं थोड़ा और आगे। चलिए, देन कम्स रिएक्शन विथ अमोनिया। ये जो अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन कराया, ये तो चलो ऊपर ऊपर की बात थी, ऊपर ऊपर की बात थी। फर्दर कुछ और बातें बताई गई हैं। अगर रिएक्शन के कंडीशन को थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया जाए तो प्रोडक्ट्स में कुछ वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। अभी जो हमने किया वो नॉर्मल था, ठीक है, लो टेम्परेचर पे वही होता है। इट फॉर्म्स दिस, ये आयनिक कंपाउंड बनता है। अभी हमने ये वाला पढ़ा। दूसरी बात, एक और चीज दी हुई है, देखो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं। जैसे ये बनाया आपने BH2 NH3 होल ट्वाइस, ये प्लस बनाया, फिर BH4 माइनस बनाया। देखो कहा ऐसा जाता है कि जब इसको हीट कर दिया जाए तो बोराजीन बनता है, एंड बोराजीन इज B3N3H6। दिस इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक benzene because its structure resembles benzene in many aspects. Look, this is inorganic benzene. Can you see it resembles benzene because of back bonding also? Because of back bonding also, like back bonding will take place like this and like this, ये back bonding होगी। तो alternate double bonds भी आपको दिख गए, समझ आ गई बात? देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह से आप इधर कर सकते हो, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। जैसे आपके क्यूले स्ट्रक्चर्स बनाते हो बेंजीन के, वैसा ही यहां भी बन सकता है। तो ऑल्दो ये है बेंजीन नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ ना ही ऑर्गेनिक है ये, ना ही ये ऑर्गेनिक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रिजेंबल कर रहा है बेंजीन को, बेंजीन के साथ, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। खैर रिएक्टिविटी में ये काफी रिएक्टिव होता है, तुरंत फटाफट से एडिशन रिएक्शंस कर लेता है, बोराजीन कहते हैं इसको। ये देखो 2:1 के रेशियो में जब 200 डिग्री पे ले जाया जाए तब ऐसा बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि दिस ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, तो दिस ऑन हीटिंग यू विल से इट गिव्स बोराजीन। इसको हीट करने पे भी बोराजीन मिलता है। फिर बोराजीन को भी ना फर्दर जब हीट किया जाता है तो बोरॉन नाइट्राइड बन जाता है, BNX, बोरॉन नाइट्राइड बन जाता है, और इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से मिलता जुलता है। सो इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इट इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। हेक्सागोनल लैटिस होता है इसका, हेक्सागोनल लैटिस होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है। और इसको फिर जब और हीट करते हैं हाई प्रेशर के अंदर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, बट मैं फिर भी आपको एग्जैक्ट नंबर देख के बता देता हूं। बहुत ज्यादा, बहुत हाई प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर है। उसके क्रिस्टल लैटिस को चेंज किया जाता है इतने प्रेशर में। जो हेक्सागोनल लैटिस है ना इसकी, ये जो हेक्सागोनल लैटिस है उससे क्यूबिक लैटिस बना देते हैं, इनऑर्गेनिक डायमंड। यस, डायमंड के पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, तो ये इनऑर्गेनिक डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, रहता BN ही है। अब इनके स्ट्रक्चर्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरे को इसमें प्रेशर अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है। आप देखिएगा बहुत हाई प्रेशर है उसका, ठीक है, कुछ टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर है, हीट करते हैं हाई प्रेशर में, मेरे हिसाब से कुछ हजारों ATM का प्रेशर लगता है उसमें, ठीक है, देख लीजिएगा उसको। तो बोरॉन नाइट्राइड बन रहा है। अब इसके बारे में कुछ बताया नहीं है ज्यादा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट डायमंड के बारे में बस लिख दिया है। तो हाई टेम्परेचर 200 के भी ऊपर, देखो 200 के भी ऊपर ये, तो मैं बोल सकता हूं ना कि बोराजीन को फर्दर हीट करने से BN बना। देखो बोराजीन को हीट करने से BN बना, बोराजीन को हीट करने से BN बना, क्योंकि बोराजीन 200 डिग्री पे बना था, ग्रेटर देन 200 डिग्री पे ये बन रहा है। और इसके बाद बहुत और हीट करोगे, लगभग 1500 डिग्री विथ वेरी हाई प्रेशर, तो इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर में कन्वर्जन हो जाएगा, जो कि हेक्सागोनल लैटिस था, HCP था, उसे CCP में कन्वर्जन हो जाता है, और इनऑर्गेनिक डायमंड BN बन जाता है। क्या बात है। आगे थोड़ी बहुत बातें और हैं, उसको भी देख लेते हैं।
देन बोराजिन इज हाईली रिएक्टिव देन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन बताया है. बोराजिन रेडिली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन. यस, पानी के साथ तुरंत ऐड हो जाता है, अमोनिया बाहर हो जाता है, H3BO3 बाहर हो जाता है. सिंपल रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. बोराजिन विथ वाटर, बोराजिन विथ वाटर, इट फॉर्म्स ammonia and H3BO3. If heated with water, B3N3H6 hydrolyzes very slowly. Yes, reduction of diborane can be accomplished with sodium or sodium borohydride. आप सोडियम के साथ रिड्यूस करें इसको, सोडियम के साथ रिड्यूस करें, आपको कुछ और क्या बन रहा है, बोरेन्स मिल रहे हैं. डाइबोरेन्स फर्दर और रिड्यूस हो रहे हैं. देखिए ये B3H8 बन गया, B3H8 माइनस. तो रिडक्शन हो रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन. ये फर्दर और रिडक्शन हो रहा है, B3H8 माइनस, और हाइड्रोजन गैस दे रहा है. देन हाइयर बोरेन एनायंस में भी इसका रिडक्शन किया जा सकता है. देखने को देख सकते हैं आप, ये भी रिएक्शन है जहां B2H6 को रिड्यूस किया जा रहा है फर्दर और हाइयर एनाइनिक बोरेन्स में. Okay, so this was the most important topic of the chapter, that was B2H6 के reactions. चलिए अब थोड़ा बहुत ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सिलेन के बारे में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज लिखी है, इसको अपने से पढ़ लीजिए एक बार, फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे. तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 और H2SO4 का रिएक्शन कराया गया, तो ऑब्वियसली आप AlH3 पाएंगे, H+ आप दे रहे हैं, हाइड्रोजन निकलना भी निश्चित है, H- को H+ मिला और AlH3 बच गया. व्हाइट हाइड्राइड इज थर्मली स्टेबल विथ डोनर. मैंने AlH3 के स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए हैं, वहां से स्ट्रक्चर आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इनका. देन इसके बारे में बताया है, ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं. हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, उसके बारे में यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है. एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस. देन सिलेन्स, SiH4. प्रिपरेशन स्मॉल स्केल का LiLH4 के साथ किया जा रहा है, SiH4 बन रहा है. मैग्नीशियम सिलिसाइड लेकर हाइड्रोलिसिस करोगे तो सिलेन्स के मिक्सचर बन रहे हैं. क्लोरोसिलेन्स LiLH4 से भी सिलेन बन रहा है, अगेन वही बात है. देन फोटोलिसिस ऑफ SiH4H2 के मिक्सचर का फोटोलिसिस करने पर हाइयर सिलेन्स बन जाते हैं. हाइयर सिलेन्स सिमिलरली जिस तरह से हाइयर बोरेन्स होते हैं, वैसे सिलेन्स भी हायर होते हैं, लेकिन उनको हमको पढ़ने की जरूरत है नहीं. ठीक है, सिलेन्स वगैरह हाइयर जाने की जरूरत नहीं है. अमंग सिलेन्स ओनली दीज टू आर इनडेफिनेटली स्टेबल एट 25 डिग्री, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल सिलेन्स हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है नहीं, और ना कि इनके बारे में कुछ ज्यादा डीप में आपको पढ़ना है. ठीक, तो जितनी बातें नोट्स में अगर इतना भी पढ़ लो, और जो मैं एडिशनल बातें बता रहा हूँ उतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो इट इज मोर देन इनफ. ओके, so that's all for today's lecture, and in next class we will be completing boron and carbon family with halides, zeolites and silicates. Okay, thanks for being there. Best of luck.